नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम केबीएस पीआरटी 2022 के लिए हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली भाषा है, संस्कृत भाषा है, प्राकृत भाषा है या इनमें से कोई नहीं? तो भारत की प्रथम देश भाषा जो है वह पाली भाषा है, जिसका समय काल 500 ईसा पूर्व से लेके इस 1 ईस्वी तक रहा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से होता है, व्याकरण से होता है, लिखित भाषा के द्वारा होता है या इनमें से कोई नहीं? तो भाषा का जो शुद्ध रूप का ज्ञान हमें होता है यह व्याकरण के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है, परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम? योगरूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या संकर शब्द? तो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वह योगरूढ़ शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे पीताम्बर हो गया, लंबोदर हो गया, यह योगरूढ़ शब्द हैं और इनका एक निश्चित अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो निम्न में से उसके लिए एक उचित पद है? आशुतोष, दंभी, दुराराध्य या क्रोधी? तो जिसको प्रसन्न करना कठिन होता है उसके लिए एक शब्द जो है यह दुराराध्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए उचित शब्द है प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रताड़ना या इनमें से कोई नहीं? तो पाप करने के बाद स्वयं को दंड पाना या स्वयं को दंड देना या स्वयं को दोषी समझने का जो अर्थ है वह है प्रायश्चित करना। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, जिसका इलाज न हो सके, असाध्य है, दुसाध्य है, क्लिष्ट है या असोच्य है? तो जिसका इलाज न हो सके उसके लिए एक शब्द है असाध्य। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, सत्संग करो सदाचारी बनो किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधिवाचक या संकेतवाचक? तो सत्संग करो और सदाचारी बनो यह एक प्रकार का विधिवाचक वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला विकल्प कह रहा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। दूसरा विकल्प कह रहा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। और तीसरा विकल्प कह रहा है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है। और चौथा कह रहा है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। तो इन दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, कविश्वर में प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि? तो कविश्वर का हम सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कवि धन ईश्वर। इसमें छोटी ई और यह बड़ी ई मिल करके बड़ी हो रहा है, अतः इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि कविश्वर में प्रयुक्त संधि जो है दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद कवि धन ईश्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। घाट घाट का पानी पीना, मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना या अनुभवी होना? तो घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है अनुभवी होना। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, ढाक के वही तीन पात होना का क्या अर्थ होगा? यत्न पूर्वक रखना, सदा एक सा, ऊट पटांग काम करना या अनुरूप बनना? तो ढाक के वही तीन पात के लिए हमारा सही अर्थ हो जाएगा कि सदा एक सा रहना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहे हैं, 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लगा रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना या परिवार के झंझटों में फंसे रहना? तो 99 के फेर में पड़ने का अर्थ है धन कमाने में लगा रहना। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, हथेली पर सरसों नहीं जमती का क्या अर्थ है? सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं। या काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। या सफलता समय पर आती है। या फिर चौथा ऑप्शन कह रहा है, हर काम में मनमानी नहीं चलती। तो हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ है काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
कह रहा है, तन्मय शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं। तो तन्मय शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तत् धन मय, अर्थात दो व्यंजनों के मेल से होने वाली संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि तन्मय में प्रयुक्त संधि व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद तत् धन मय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, महात्मा गांधी की या केशवदास की? तो कुरुक्षेत्र जो रचना है यह रामधारी सिंह दिनकर की है। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1908 ईस्वी में बेगूसराय में हुआ था। और इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं जो हैं यह रेणुका है, हुंकार है, उर्वशी है और प्रणभंग है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है, चित्रलेखा के रचनाकार हैं यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या अमृतलाल नागर? चित्रलेखा के रचनाकार भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा की रचना है भूले बिसरे लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर या कल्हड़? तो गीतांजलि के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी या बघेली? तो खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है इसे हम कौरवी कहते हैं और यह एक पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? शारदा लिपि में, खरोष्टी लिपि में, कुटिल लिपि में या ब्राह्मी लिपि में? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है यह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है, नीलगाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? तो नीलगाय में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। और इसका जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नीली है जो गाय, नीलगाय, क्योंकि नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में पर जो है कौन सा कारक है? अपादान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक? तो चारपाई पर चादर बिछा दीजिए पर कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का, अधिकरण में पर। तो हमारा पर जो हो जाएगा यह अधिकरण कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है बाजीगर, राजराज, मधवा या विनायक? तो इंद्र का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह मधवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, घर का पर्यायवाची शब्द है नग है, निकेतन है, इला है या बिहार है? तो घर का पर्यायवाची शब्द निकेतन हो जाएगा, निवास हो जाएगा, गेह हो जाएगा, आवास हो जाएगा। ये सब घर के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, जिसमें संदेह न हो को क्या कहते हैं? संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय या विचारणीय? तो जिसमें संदेह न हो उसे हम असंदिग्ध कहते हैं और जिसमें संदेह हो उसे हम संदिग्ध कहते हैं। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य या लघु वाक्य? तो सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो यह एक संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, गांठ में बांधना का क्या अर्थ है? खूब याद करना, कसकर बांधना, बगल में बैठाना या मजबूत बनाना? तो गांठ में बांधने का अर्थ है खूब याद करना। ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, लोचन लोल का तात्पर्य है लाल नेत्र, बंद नेत्र, चंचल नेत्र या गोल नेत्र? तो लोचन लोल का तात्पर्य है चंचल नेत्र से। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? अमीर खुसरो, नंददास, रसखान या नाभादास? तो इन दिए गए विकल्पों में से भक्ति काल का कवि अमीर खुसरो नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, बिहारी ने क्या लिखे हैं? पद लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, चौपाई लिखे हैं या कवित्त लिखे हैं? तो बिहारी ने दोहे लिखे हैं और बिहारी के दोहों की संख्या जो है यह 713 है। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्ति काल की, आधुनिक काल की, आदिकाल की या रीतिकाल की? तो पृथ्वीराज रासो जो रचना है यह आदिकाल की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का
सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।